नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में आज के एक बेहतरीन सेशन में। बेहतरीन सेशन इसलिए क्योंकि भारत आज देख क्या रहा है उसकी चर्चा होना बहुत जरूरी है। आप सभी ने अल्टीमेटली ईरान और इजराइल को 12 दिवसीय युद्ध में झगड़ते देखा। पूरे टाइम बढ़िया थ्रिल मिला, बढ़िया थ्रिल में अमेरिका का आगमन देखा। लेकिन इस पूरे शहमात के गेम में अल्टीमेट विजेता कौन रहा? यह सवाल इसलिए बड़ा हो जाता है क्योंकि इससे कुछ समय पहले पिछले ही महीने भारत और पाकिस्तान था। भारत और पाकिस्तान के बीच भी इसी तरह का शह और मात चल रहा था। आज स्थिति हमारी है, हम भी अल्टीमेटली यही जानना चाह रहे हैं कि भैया नेतन्याहू आप जीते या फिर खैमनेई साहब ईरान में बैठे हुए जीते। आज के सेशन में हमारी जो असल भाई तो आज विजेता का डिस्कशन हो रहा है कि कौन जीतेगा, नेतन्याहू जीता या फिर खैमनेई जीते। सवाल जब इस तरह के हो रहे हैं तो बैठा हुआ यह प्राणी भी सोच ही रहा है कि अरे कोई तो मुझे बोल दो कि मैंने तुम्हें अपनी तरफ से शांत करवाया। तो विजेताओं में भले ही ईरान और इजराइल की बात हो, लेकिन क्या आप इन्हें इग्नोर कर पाएंगे? अब यह सवाल क्यों बड़ा हो जाता है? क्योंकि पिछले महीने जहां हमने भारत और पाकिस्तान को बढ़िया से संघर्ष में देखा, दोनों में देखिए युद्ध जब दो देशों के बीच हो रहा हो तो उन दोनों में से या तो कोई विजेता बनता है या फिर दोनों ही सीज फायर करके अपनी अपनी शर्तों पे पीछे हट जाते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर हुआ था, लेकिन दोनों ही देश इसका सुख नहीं ले पाए। सुख ले गया तो कौन? डोनाल्ड ट्रंप। आज भी जब भारत की तरह ईरान और इजराइल की स्थिति है, ऐसे में फिर से सवाल बनता है कि विजेता कौन? ट्रंप। क्योंकि अल्टीमेटली दोनों ही देश एक ही चीज पर अड़े हैं कि संघर्ष हमारा था, तो संघर्ष में आप कौन होते हैं? तो ये कहते हैं कि मैंने बम चलाकर तुम्हें मजबूर कर दिया कि तुमको मैंने युद्ध से आगे बढ़ने नहीं दिया। खैर, हम इनका भी मूल्यांकन करेंगे, लेकिन अल्टीमेटली युद्ध जब दो देशों के बीच था, तीसरा आदमी अंकल सैम बनकर बैठा था, वो चलो मान लेते हैं कि उसने जो करवाया वो अपनी तरफ से है, लेकिन फिर भी बड़ा सवाल तो यही है कि ईरान और इजराइल में विजेता कौन? क्योंकि भारत और पाकिस्तान पिछले एक महीने से यही डिसाइड करने में लगे हैं कि विजेता कौन। भारत गिनाता है कि हमने बढ़िया से नुकसान पहुंचाया, पाकिस्तान बताता है कि हमने बढ़िया से नुकसान पहुंचाया। दोनों अपने अपने नुकसान गिनाने में लगे हुए हैं। तो ऐसे में आज के सेशन में हम विश्लेषण करेंगे जिनके क्या निहित उद्देश्य थे वो पूरे हुए अथवा नहीं हुए, ईरान के क्या उद्देश्य थे, इजराइल के क्या उद्देश्य थे, किस तरह से यह वॉर चला, सारा की सारा विश्लेषण एक एक करके चलते हुए करेंगे। साथियों, चर्चा है 13 जून से हुए उस हमले की जिस समय ईरान ने ऑपरेशन राइजिंग लाइन और इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लाइन नाम से एक अटैक मिशन ऑपरेट किया टुवर्ड्स ईरान। इसमें उसने गोले चलाए, कई जगह पर कहा गया कि लगभग 20 मिलिट्री के कमांडर्स मार गिराए और 14 ईरानियन साइंटिस्ट को इन्होंने मार दिया। इजराइल ने ईरान को इसलिए टारगेट किया क्योंकि उसे लगता था कि इनके पास न्यूक्लियर बम बनाने की क्षमता किसी भी समय विकसित हो सकती है। अब यहीं से पहला प्रश्न, इजराइल ने ईरान को क्यों टारगेट किया? तो आंसर था, पहला पॉइंट, कि ईरान की हरकतें इस तरह से कि वो इजराइल के ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब गिराएगा। इजराइल का यह डर था कि जिस दिन ये न्यूक्लियर बॉम्ब बना लेंगे ये हमारे ऊपर बम गिरा देंगे, इसलिए उन्होंने अपनी सुरक्षा के लिहाज से ईरान को टारगेट कर दिया। तो टेक्निकली पहला प्रश्न तो यही रहा कि इजराइल की मंशा थी कि न्यूक्लियर बॉम्ब ना बने। तो आज विश्लेषण होगा कि क्या न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बना, आगे नहीं बनेगा, क्या ऐसा कुछ हुआ? नंबर एक। दूसरा, इजराइल और अमेरिका की मंशा थी कि ईरान के अंदर सत्ता परिवर्तित कर दी जाए, यानी कि खमेनेई की जो सत्ता है, सुप्रीम कमांडर की जो सत्ता है, वो हटा दी जाए और उनके स्थान पर रेजा पहलवी के जो बेटे हैं उन्हीं को वापस लाकर बिठा दिया जाए। इन दो डिमांड से ईरान ने हमले झेले थे, या कहिए तो इजराइल ने ईरान पर हमले किए थे। नेतन्याहू का यह बयान काफी वायरल है जिसमें वो ये कहते हुए पाए जा रहे हैं कि इन्होंने इतना यूरेनियम फ्यूल बना लिया है कि वो किसी भी समय बम बनाने के लिए तैयार हैं और वो इजराइल पर बम गिरा देंगे। लेकिन आप जान करके आश्चर्य करेंगे कि इजराइल ने ईरान पर जो हमला किया वो ये बताते हुए तो किया कि हम ईरान को टारगेट कर रहे हैं ताकि वो न्यूक्लियर बम ना बना सके।
वास्तविकता यह है कि जिस तरह से इनके प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ये कह रहे हैं कि हमने उन्हें न्यूक्लियर बम बनाते हुए देख लिया है, वो किसी भी समय पर बम बनाकर हम पर फोड़ सकते हैं, इसलिए हम बम मार रहे हैं। वास्तविकता जानकर आप हैरान हो जाएंगे कि नेतन्याहू का यह बयान कोई पहली बार नहीं आया था। अब से कम 5 बार नेतन्याहू अलग अलग समय पर यह कह चुके हैं कि बस न्यूक्लियर बॉम्ब बनने ही वाला है। मैं अभी आपको वो क्लिप दिखाऊंगा जिससे आपके मन में खुद यह संशय उत्पन्न हो जाएगा कि इसका मतलब इजराइल को केवल हमला करना था, न्यूक्लियर बॉम्ब तो केवल एक बहाना था। इजराइल ने ईरान पर हमला किया और इनके टॉप कमांडर्स और साइंटिस्ट्स को मार गिराया। बदले में ईरान भी निकलकर आया और उसने इजराइल के कई ठिकानों को एक साथ निशाना बनाया। निशाना दोनों तरफ से बन रहे थे। 2-4 दिन बढ़िया नुकसान हुए। इस बीच में इजराइल का भी काफी नुकसान हुआ, ईरान का भी नुकसान काफी हुआ। दोनों के अपने अपने नुकसान हुए। इसमें कई सीनियर साइंटिस्ट और मिलिट्री कमांडर्स मारे गए। ईरान के जो बड़े चेहरे थे वो इस पूरे हमले के अंदर अपनी जान गंवा बैठे। इस बीच में अमेरिका की एंट्री होती है, जहां शुरुआत में वो इजराइल के साथ आते हुए दिखे, बीच में वो पीछे हटते हुए दिखे, 2 हफ्ते का टाइम मांगा, लेकिन फाइनली B-2 बॉम्बर्स भेजकर 22 जून को इन्होंने न्यूक्लियर साइट्स पर जहां पर एनरिचमेंट चल रहा था उनको निशाना बनाया और निशाना बनाकर एज ऑफ अमेरिकाज स्टेटमेंट कि हां भाई हमने उन्हें न्यूट्रलाइज कर दिया है, फॉर्दो, नतांज और इस्फहान को अब यहां पर न्यूक्लियर कैपेसिटी विकसित नहीं हो पाएंगी। ठीक है साहब। रिवेंज वुड बी ईरान वर्स्ट मिस्टेक। अमेरिका उनको धमकाते हुए कि अगर ईरान ने हमारे ऊपर बदले की कार्रवाई की तो वो उनके लिए बहुत घातक होगा, लेकिन ईरान कतई नहीं माना। ईरान के साथ साथ दुनिया ये मानकर चल रही थी कि ईरान अमेरिका पर हमला करेगा। किया उन्होंने, बकायदा कतर पर अमेरिकी एयरबेस को टारगेट किया। ईरान ने ना केवल कतर में बल्कि इराक में भी कुछ ठिकानों के ऊपर गोले चलाए। यानी कि अब बात की जाए इजराइल के बाद ईरान की, तो ईरान ने यूएस बेस को निशाना बनाया, इजराइल के अंदर सिविलियंस को निशाना बनाया, कतर में यूएस बेस को निशाना बनाना तीसरे देश को इन्वॉल्व करने जैसा था। सब कुछ हुआ। तो ईरान ने जो किया वो इन दोनों के खिलाफ अपनी प्रतिक्रिया स्वरूप बढ़िया से काम किया। ट्रंप आए, आकर मध्यस्थता कराने का काम किए, मध्यस्थता करा दिए, सारी बातें हुई। इजराइल की तरफ से भी स्वीकार हुआ, इनकी तरफ से भी स्वीकार हुआ। सबने कहा, ट्रंप तक मानने को तैयार हो गए कि हां भाई सीज फायर हो गया है, सब मान गए हैं। आज के दिन स्थिति यह है कि ना तो इजराइल की वेबसाइट पर ना ईरान की वेबसाइट पर युद्ध से जुड़ा कोई भी अपडेट नहीं है। यह बिल्कुल वैसे ही था जैसे भारत पाकिस्तान जब ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उलझे थे, बाकायदा दोनों के बीच सीज फायर हुई तो दोनों तरफ से बिल्कुल शांति हो गई। थोड़ी देर तक तो जरूर पाकिस्तान की तरफ से गोले बारूद चलते रहे, लेकिन समय के बाद में वो सब शांत हो गए थे। भारत की तरह ही सीज फायर ईरान इजराइल के बीच हो गया था। हालांकि इस बीच में भी क्रेडिट अमेरिका ही खाया था। अब फिर से वही स्थिति थी। इस बार ईरान इजराइल के बीच में भले ही लड़ाइयां हुई हो, लेकिन क्रेडिट के नाम पर अगर कोई व्यक्ति निकलकर आया तो वो यही थे और इन्होंने यही कहा कि अगर मैं B-2 बॉम्बर नहीं चलाता तो ये युद्ध नहीं रुक पाता। अच्छा, दुनिया भी ये बात मानने को तैयार होती है कि अगर अमेरिका B-2 बॉम्बर नहीं चलाता तो शायद ईरान अमेरिका के साथ नेगोशिएशन पर तैयार नहीं होता। ये आप भी और हम भी इस बात को इसलिए मान लेते हैं क्योंकि बम गिराने के अगले दिन ही वो तैयार हो जाता है ईरान कि आइए मैं सीज फायर को तैयार हूं, अगर आप कहते हैं तो मैं सीज फायर कर लूंगा। लेकिन यह जंग तो अमेरिका वर्सेस ईरान थी ही नहीं, यह जंग तो ईरान वर्सेस इजराइल थी। ईरान वर्सेस इजराइल के ऊपर ही इसी वजह से फैसला हो रहा है। क्यों? क्योंकि इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू जब भी यूएन में बैठते थे एक ही बात गिनाते थे कि दुनिया के लिए अभिशाप हैं लेबनान, सीरिया, इराक और ईरान। इन सबको फ्यूल ईरान की तरफ से मिलता है। ईरान के अंदर बकायदा इस तरह के सीक्रेट एटॉमिक वार हाउसेज हैं, जहां पर वेयर हाउसेज हैं, जहां पर इन्होंने न्यूक्लियर कैपेसिटीज विकसित कर ली हैं। ऑलरेडी 70% वो न्यूक्लियर एनरिचमेंट कर चुके हैं। 90% तक जैसे ही इनका न्यूक्लियर एनरिचमेंट हो जाएगा ये तत्काल प्रभाव से बम बनाकर हम पर गिरा देंगे। साथियों, आज के दिन एक बढ़िया रील वायरल हो रही है और वो रील है 1996 से लेकर अब तक के नेतन्याहू की, जिसमें 1996 में, आज से 30 साल पहले भी ये यही कह रहे थे कि ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने वाला है। ये रील इस समय काफी चर्चा में है। ईरान वीक अवे फ्रॉम बिल्डिंग न्यूक्लियर बॉम्ब 30 ईयर, ये 1996 का इनका बयान है।
इसके बाद में ईयर दर ईयर ये चीजें चेंज होती गई। हर बार ये यही कहते हुए पाए गए कि ये अपने गोल के बिल्कुल नजदीक हैं, ये न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने वाले ही हैं। 2002 में भी, दिस इज नॉट हाइपोथेसिस, इट इज फैक्ट, इराक, ईरान आर लीबिया रेसिंग डेवलप न्यूक्लियर वेपन। 2012 में ये कहते हैं, कुछ महीने की बात है, कुछ हफ्ते की बात है, इनके